बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद नाज। कल हमने स्टडी किए थे स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड अपने बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर के, जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज हम दोबारा से वही स्टेप देखेंगे, लेकिन हम अपने सामने एग्जांपल रखेंगे मलेरिया की। तो सबसे पहले मैं आपको मलेरिया की डेफिनेशन बताती चलूँ। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज़ caused by a parasite called plasmodium that invades red blood cell and liver cells। कि मलेरिया आपकी वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो इन्फेक्शन काज करती है, और ये होती किस वजह से है? एक पैरासाइट की वजह से। उस पैरासाइट का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ये कहाँ तक आपकी डिजीज़ जाती है? जो आपके रेड ब्लड सेल में होती है और लिवर सेल्स में होती है, और फिर आपको इससे क्या होता है? शदीद किस्म का बुखार और सर्दी वगैरह लगती है। ठीक है, तो पैरासाइट का हमने पढ़ा था कि पैरासाइट आपके वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, जो होस्ट की बॉडी में रहते हैं। ठीक है, वहाँ से शेल्टर भी लेते हैं, वहाँ से फूड भी लेते हैं, और बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे मलेरिया के केस में पैरासाइट क्या है? प्लाज्मोडियम है। स्टेप्स को सारे जो जितने भी हमने बायोलॉजिकल स्टेप्स कल पढ़े थे, उनको मलेरिया की एग्जांपल सामने रखते हुए डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको मलेरिया की कुछ हिस्ट्री बताती चलूँ कि आज से 2000 साल पहले ये बीमारी आई थी। ठीक है, और उस टाइम पे इसने बहुत से लोगों को किल किया था। इस बीमारी में होता क्या था कि सर्दी लगती थी और बुखार का बार बार झटका होता था, रिकरिंग अटैक्स होते थे। वहाँ पे कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे या कुछ साइंसदान थे, उनका कहना ये था कि जो लोग मार्शी एरिया में, मतलब दलदली इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे उन लोगों को जो मलेरिया होता है वो ज़्यादा होता है। अब वहाँ पे दो रीज़न्स बताई गई थी। एक तो ये रीज़न थी कि हो सकता है कि मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया हो जाता हो। दूसरी वजह ये बताई गई थी कि हो सकता है यहाँ पे जो हवा है वो गंदी है, मतलब वहाँ पे जरासीम बहुत ज़्यादा है, मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है उस गंदी हवा में सांस लेने की वजह से क्या हो? मलेरिया हो। क्योंकि माला का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, आप डेफिनेशन के साथ ही ऐड करेंगे। आप लिखेंगे द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन एयर। फिर आगे आप ये लिखेंगे मलेरिया इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन में आएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे कुछ लोगों को ना, कुछ वॉलंटियर्स थे, कुछ लोग थे जिन्होंने ये बात प्रूव करने के लिए कि क्या वाकई दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया होता है। यानी उन्होंने पानी पिया लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो फिर ये बात प्रूफ हो गई कि पानी दलदली इलाकों का या मार्शी एरियाज़ का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, बल्कि वहाँ की बैड एयर में सांस लेने से क्या होता है? मलेरिया होता है। फिर क्या हुआ कि जब 17th सेंचुरी में अमेरिका डिस्कवर हुआ था, ठीक है, तो बहुत से जो प्लांट्स थे वो अमेरिका से यूरोप की तरफ भेजे गए एज अ मेडिसन फॉर मलेरिया। अब वहाँ पे एक दरख्त की छाल थी और उसका नाम क्या था? उस छाल का क्विना क्विना। वो जब लोग लेते थे ना, तो उनसे उनका बुखार ठीक हो जाता था। तो उनको लगा कि ये मलेरिया के लिए बेस्ट क्या है? मेडिसन है। लेकिन जब इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों को पता चल गया कि कोयना की छाल से क्या होता है, हमारे जो बुखार है ठीक होता है, तो वहाँ पे फिर इसकी मांग कम पड़ गई। अब यूरोप के पास ये दरख्त कम थे, लेकिन वहाँ पे चाहिए थे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये बीमारी ज़्यादा थी, लेकिन अमेरिका वो ज़्यादा दरख्त दे नहीं सकता था। तो कुछ जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे ना, जो कुछ बेईमान ताजिर थे, उन्होंने क्या किया कि इसकी जगह पे एक और दरख्त को वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया यूरोप के अंदर, और उसका नाम क्या था? सिनकोना। उस दरख्त का नाम क्या था? सिनकोना, जो बार्क थी। ठीक है, और वहाँ से जो उस दरख्त की बाहर से जो मेडिसन मिलती थी उसका नाम था क्विनीन। ठीक है, और ये उनकी डिसऑनेस्टी थी मर्चेंट्स की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी तमाम उन मलेरियल पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन थी उनके जो बुखार था वो ठीक करने के लिए। अब कुछ टाइम तक तो यही चलता रहा, लोगों को वजह नहीं मालूम हो सकी कि मलेरिया होता किस वजह से। इतना तो पता चल गया कि ये गंदी हवा में सांस लेने से होता है, लेकिन इसके जरासीम क्या होते हैं, किस जरासीम की या किस पैरासाइट की वजह से होते हैं, ये उनको पता नहीं चला। ठीक है, तो फिर 1878 में एक फ़्रेंच आर्मी फिजिशियन थे, उनका नाम था लेवरॉन। उन्होंने सर्च करना शुरू किया कि मलेरिया की काज क्या होती है। उन्होंने एक मलेरियल पेशेंट का थोड़ा सा खून लिया, ठीक है, जो मलेरियल पेशेंट था उसका ब्लड निकाला और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। उन्होंने देखा कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर छोटी छोटी सी ना माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। उन्होंने ये डिस्कवरी बाकी दुनिया के सामने लाई, लेकिन किसी ने उनकी बात का बिलीव नहीं किया। फिर 2 साल बाद एक और फिजिशियन थे, उन्होंने भी इसी तरह से मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसको एग्जामिन किया। उनको भी वहाँ पे टाइनी क्रिएचर नज़र आई। अब उन्होंने उस टाइनी क्रिएचर को या प्लाज्मोडियम को क्या नाम दे दिया, उस टाइनी क्रिएचर को या उस पैरासाइट को क्या नाम दे दिया? प्लाज्मोडियम। ठीक है, कि ये जो जरासीम है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है, जो मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर मौजूद होता है, उस पैरासाइट का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है।
अब यहाँ से हम अपने स्टेप्स लेना शुरू करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है, ठीक है। आगे देखें, पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि पहला स्टेप हमारे बायोलॉजिकल मेथड का होता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस प्रॉब्लम को देखते हुए फिर आगे बाकी स्टेप करते हैं। तो आप सबसे पहले ये ऊपर खुद से लिखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। हमारा क्या था, हमने कौन सा प्रॉब्लम देखा है कि मलेरिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ चिल एंड फीवर दैट किल्ड मैनी पीपल। ये हमारा प्रॉब्लम सामने आया था, ठीक है। अब उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन करनी है। स्टेप नंबर 1 आपका ये, स्टेप नंबर 2 आप हेडिंग देंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उस टाइम पे जो ऑब्जर्वेशंस की गई थी वो क्या थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैव सम रिलेशन, के मलेरिया और दलदली इलाकों का आपस में कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है, ठीक है। क्विनीन इज़ द इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटमेंट, फिर ट्रीटिंग मलेरिया, फिर ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी डज नॉट काज मलेरिया, कि पानी पीने से जो मलेरिया है वो नहीं काज होता मार्शी इलाकों का, ठीक है। फिर कहता है प्लाज्मोडियम सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, के प्लाज्मोडियम को मलेरियल पेशेंट के ब्लड में ऑब्जर्व किया गया है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन वहाँ पे की गई थी। ऑब्जर्वेशन के बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस उस टाइम पे क्या इन ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए बनाया गया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ठीक है। अब हाइपोथेसिस के बाद हमने क्या पढ़ा था, डिडक्शन होती है। और डिडक्शन के हमने 2 रूल पढ़े थे कि इसमें एक रूल होता है इफ़ और दूसरा देन, ठीक है। अपनी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट को सामने रखते हुए हमने इफ़ देन का लॉजिक अप्लाई करना होता है किसमें, डिडक्शन में। आप हेडिंग देंगे नंबर 4 डिडक्शन। उसके बाद आप लिखेंगे इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन विल इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि अगर वाकई प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सब के ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। यहाँ तक आप लिखेंगे। फिर आप हेडिंग देंगे एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है। नंबर 5 हमारा स्टेप था एक्सपेरिमेंट। आप लिखेंगे कि एक्सपेरिमेंट ऑफ एंटर मलेरियल पेशेंट फॉर एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप फॉर दिस पर्पज हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप, purpose of having a control group, the blood of healthy person 100 were also examined under microscope, ठीक है। The result of experiment show that almost all malarial patient had plasmodium in their blood and out of 700 while 7 out of 100 healthy person also has plasmodium in their blood। अब क्या किया गया, हमने 2 ग्रुप पढ़े थे कि एक्सपेरिमेंट में हम 2 ग्रुप रखते हैं। एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्चुअली उन लोगों का ग्रुप होता है जो किसी न किसी बीमारी की वजह से इफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारे पास कौन सा होगा, मलेरियल पेशेंट्स का। और कंट्रोल ग्रुप हेल्दी पर्सन का ग्रुप होता है हमेशा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने मलेरियल पेशेंट्स का जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनके जब उन्होंने उनके ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको ये सामने आया रिजल्ट कि जितने भी एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर पर्सन थे 100 आउट ऑफ 100 उन सब के अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम था। साथ ही उन्होंने 100 कंट्रोल लोगों का भी 100 कंट्रोल पर्सन जो थे उनका भी ब्लड जब एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर तो उनमें से भी 7 लोगों को क्या था, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था जिसकी सिम्टम्स अभी सामने नहीं आए थे। तो फिर आगे आप लिखेंगे द रिजल्ट वर क्वाइट कन्विंसिंग दैट टू प्रूव दैट द हाइपोथेसिस जो था प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। अब ये एक्सपेरिमेंट हमारा इस हाइपोथेसिस को 100% प्योर सामने करके लाता है कि वाकई जो ये हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की काज होता है। एक्सपेरिमेंट ने इस बात को शो कर दिया। जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं वो तभी उनको मलेरिया होता है जब उनकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट दाखिल हो जाता है। तो ये आपने रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम से ले के एक्सपेरिमेंट्स तक अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि कीपिंग इन व्यू द एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजी, तो फिर आपने ये करना है, ठीक है। सिंपल अगर वो कहता है ना कि स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम करना है आपने, वो फिर आपने जो कल हमने पढ़ा था आप सिंपली वो लिखेंगे। लेकिन अगर आपको कहता है कि मलेरिया की एग्जांपल देते हुए आप बायोलॉजिकल स्टेप्स को सामने लाएं या सॉल्व करें तो फिर आपने वहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक सारा करना है। अब यहाँ पे उसने आपको दूसरा प्रॉब्लम भी दिया है। आप यहाँ से अब हमारा सेकंड शुरू हो जाएगा पैराग्राफ, ठीक है। आप यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर 1 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या था, हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, के प्लाज्मोडियम इंसान के अंदर दाखिल कैसे होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शीज, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शीज डज नॉट काज मलेरिया। ऑब्जर्वेशन क्या की गई थी कि मलेरिया और मार्शी एरिया का आपस में कुछ ना कुछ रिश्ता है, क्योंकि जो लोग मार्शी एरिया में रहते हैं मलेरिया उन्हीं को होता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ये उस टाइम की ऑब्जर्वेशन थी। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या, अच्छा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सिंपल भी हैं और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन AFA किंग की भी हैं, आप दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो AFA किंग का फुल नेम है अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकानस किंग। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस की थी उस टाइम को इस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए उन्होंने क्या कहा था कि पीपल जो लोग कमरे से बाहर सोते हैं, ठीक है, जो लोग खुली एरिया के अंदर सोते हैं
उनको मलेरिया जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु स्लेप्ट इनडोर, के जो अंदर सोते हैं। बाहर सोने से क्यों होता है? क्योंकि बाहर आप सोते हैं, आपको मच्छर काटता है, तो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने वाला जो आपका एजेंट होता है, जो प्लाज्मोडियम की जरासीम आपकी बॉडी में दाखिल करता है, वो होता है आपका मॉस्किटो, ठीक है। उसका नाम होता है फ़ीमेल एनोफिलीज़। एनोफिलीज़ मच्छर का नाम है, और उसमें से जो फ़ीमेल उसकी है जेंडर, वही इस प्लाज्मोडियम को एक पेशेंट, एक बंदे के अंदर क्या करती है? ट्रांसमिट करती है, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की थी एफ ए किंग ने? उन्होंने कहा कि पीपल जो नेट्स लगा के, जैसे देखिए कुछ लोगों ने ना जाल लगाए हुए होते हैं अपने बिस्तर के इर्द गिर्द, तो जो लोग वो लगा के सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो बग़ैर जाल लगाए सोते हैं। जाल लगाने से क्या होता है कि आपकी जो बिस्तर है, आपकी बॉडी तक आप मच्छर नहीं पहुँच पाता, तो जब मच्छर नहीं पहुँच पाएगा तो ऑब्वियसली मलेरिया नहीं होगा। थर्ड उन्होंने क्या कहा था कि जो लोग स्मोकी फायर के पास सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। सिर्फ फायर नहीं, स्मोकी फायर, जिस आग से धुआं निकल रहा होता है। क्यों? क्योंकि धुएं के पास आपको पता है मच्छर नहीं आते। तो ये उन्होंने उस टाइम की ऑब्जर्वेशन की थी। अच्छा जी, थर्ड स्टेप हमारा क्या आ जाएगा? हाइपोथेसिस, कि हमने क्या फ़र्ज़ किया था उस टाइम पे, मफरूज़ा क्या किया गया था इन सारी ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, के यहाँ से हमने क्या अपना हाइपोथेसिस किया कि जो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है वो कौन है? मॉस्किटो है, और इसी की वजह से आपका मलेरिया क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। अब इस ऑब्जर्वेशन, इस हाइपोथेसिस को सामने रखते हम फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या था? डिडक्शन, के तो कौन सी डिडक्शन बनाई गई थी कि इफ़ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी इन द मॉस्किटो, कि अगर वाकई मॉस्किटो ही आपके मलेरिया को स्प्रेड करने में काम आता है तो फिर जो ये जरासीम है वो मॉस्किटो के अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम है वो किस में होना चाहिए? आपके मॉस्किटो के अंदर होना चाहिए। देख लें यहाँ पे डिडक्शन है और इसमें इफ़ देन का लॉजिक ज़रूर यूज़ हो रहा है, ठीक है, इफ़ और देन, ठीक है। चलें जी, उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या आ जाता है? एक्सपेरिमेंट्स। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे, अब आप उस आपके जो साइंसदान थे, आपके जो आर्मी फिजिशियन थे, उनका नाम था रोनाल्ड रोज। उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए। एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है, और दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बर्ड के अंदर। अब इस डिडक्शन को प्रूव करने के लिए उन्होंने ह्यूमन के अंदर कैसे किया एक्सपेरिमेंट? उन्होंने एक फ़ीमेल एनोफिलीज़ को, जो मच्छर था, ठीक है, फ़ीमेल एनोफिलीज़ उस मच्छर का नाम है, उस मॉस्किटो का नाम है जो मलेरिया ट्रांसमिट करता है। ये आपसे MCQs में पूछता है कि मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय मेल एनोफिलीज़ या फीमेल एनोफिलीज़, ठीक है। उन्होंने क्या किया? एक फ़ीमेल एनोफिलीज़ को इजाज़त दी, या उसको मलेरियल पेशेंट के ब्लड से क्या करवाया? बाइट करवाया, ठीक है। फ़ीमेल एनोफिलीज़ क्या था? हेल्दी था। उन्होंने एक मलेरियल पेशेंट से इसको बाइट करवाया, फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद उस मलेरिया को किल कर दिया, और कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने देखा कि जो प्लाज्मोडियम था, जो जरासीम था, वो उस मरे हुए फ़ीमेल एनोफिलीज़ के स्टमक के अंदर फिर भी क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्लाज्मोडियम है, वो जो आपका पैरासाइट है जो मलेरिया काज करता है, वो फ़ीमेल एनोफिलीज़ के मॉस्किटो के अंदर क्या होता है? डिवाइड होता है। और ये एनोफिलीज़ ही है जो एक मलेरियल पेशेंट से जरासीम निकाल के, प्लाज्मोडियम निकाल के एक हेल्दी पर्सन को जब बाइट करता है तो प्लाज्मोडियम उस आपके फीमेल एनोफिलीज़ से उस हेल्दी पर्सन के अंदर क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट होते हैं, उस बंदे को भी मलेरिया हो जाता है। दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बर्ड्स के ऊपर, ठीक है। आप हेडिंग देंगे रोनाल्ड रोज एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ऑन बर्ड। इन्होंने क्या किया कि ही अलाउड अ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन द स्पैरो। अब जो आपके मॉस्किटो जो बर्ड्स के अंदर आपका मलेरिया काज करते हैं उनका नाम होता है क्यूलिक्स मॉस्किटो, ठीक है। जो फीमेल जो आपके इंसानों के अंदर करते हैं उनका नाम एनोफिलीज़ है, और जो मॉस्किटो आपके बर्ड्स के अंदर करते हैं मलेरिया ट्रांसमिट, उसका नाम क्या है? क्यूलिक्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि female Culex mosquito to bite a sparrow suffering from malaria. Some of the mosquito were killed and studied at various time. Ronald found that Plasmodium multiplied in the wall of mosquito stomach and then moved into the salivary gland. He kept some mosquito alive and allowed them to bite the healthy sparrow. Rose found that the saliva of infected mosquito contained Plasmodium and these entered to the sparrow's blood. अब इन्होंने क्या किया कि एक जैसे आपको समझ आ गया होगा पढ़ने से ही कि उन्होंने एक क्यूलिक्स मॉस्किटो को अलाउ किया, उनसे बाइट करवाया उन्होंने, किसको? एक मलेरियल पेशेंट जो थी, मलेरियल स्पैरो थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि उसमें से कुछ मॉस्किटोज़ को उन्होंने किल कर दिया और उन्होंने बार बार उसको स्टडी किया। उन्होंने ये देखा कि मरने के बावजूद भी उन क्यूलिक्स मॉस्किटो के स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई हो रहे थे, और वहाँ से होते हुए वो किधर आते थे? उनके स्टमक से होते हुए उनके सेलिवरी ग्लैंड में, उनके माउथ में आ जाते थे, ठीक है।
अब उन्होंने क्या किया कि जो कुछ उन्होंने मॉस्किटो जो हेल्दी रखे, जो उन्होंने ज़िंदा रखे थे ना, वही क्यूलिक्स मॉस्किटो जिन्होंने मलेरियल स्पैरो को क्या किया था, बाइट किया था। अब उन्होंने क्या किया कि उनसे एक हेल्दी मॉस्किटो को हेल्दी जो स्पैरो थी उसको बाइट करवाया। अब क्या हुआ कि वो जो हेल्दी इनके अंदर प्लाज्मोडियम था आपके मॉस्किटो के अंदर, वो किस में ट्रांसमिट हो गया, आपकी स्पैरोस के अंदर ट्रांसमिट हो गया और उनके अंदर ब्लड के अंदर जाके उसने प्लाज्मोडियम क्या किया, मलेरिया काज किया। तो यहाँ से भी ये बात साबित हो गई कि जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने वाले आपके एजेंट्स होते हैं वो कौन है, आपके मॉस्किटोज़ ही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट। फिर इस बात को मज़ीद प्रूफ करने के लिए आपके इटालियन बायोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक फ़ीमेल एनोफिलीज़ को अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करें। ठीक है, जब उन्होंने बाइट किया मॉस्किटोज़ ने, फ़ीमेल एनोफिलीज़ ने, तो क्या हुआ कि जो मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम थे वो इन फ़ीमेल एनोफिलीज़ के अंदर आ गए। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद उसी फ़ीमेल एनोफिलीज़ से एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया, तो वो जो प्लाज्मोडियम के जरासीम फ़ीमेल एनोफिलीज़ के अंदर थे वो उससे कहाँ पर आ गए, हेल्दी पर्सन के अंदर आ गए और उस बंदे को भी मलेरिया हो गया। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई कि जो प्लाज्मोडियम है उसको एक मलेरियल पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करने वाला कौन होता है, मॉस्किटो, और वो फीमेल एनोफिलीज़ है। अच्छा, अब इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स में से ना आप कोई सा एक कर लें, रोनाल्ड रोज़ वाला कर लें या ये वाला कर लें। ठीक है, तो आपने बस ये 5 स्टेप, अब 2 आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थे, पहला रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम या वो रख के आपको पेपर में सामने दे सकता है क्वेश्चन, या ये जो दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने प्रीवियसली पढ़ा है, ये दोनों आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, दोनों में 5 स्टेप आपके बताए गए हैं, तो ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट आपको कहता है, ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर करना है कि डेंगू फीवर को काज करने वाला जो मॉस्किटो होता है उसका नाम क्या है, एडीज़ मॉस्किटो। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछते हैं। आगे ये कहता है कि जब आपका जो फीमेल मॉस्किटो होता है ना, जब आपको आके बाइट करता है तो वो आपको बाइट करने से पहले आपके अंदर से अपना आपका ब्लड एज अ फूड लेने से पहले आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा सलाइवा, मतलब अपना जो थूक होता है ना, स्पिट जिसको बोलते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर छोड़ता है। इससे क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना, क्योंकि ब्लड थिक होता है और जो आपके मॉस्किटो का जो ओरल कैविटी होती है वहाँ से इतना थिक ब्लड अंदर पास हो नहीं सकता, तो जब वो सलाइवा को आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है तो उसका जो होता है माउथ पार्ट वो थोड़ा सा गीला हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है आपकी बॉडी का, जो उसके लिए फूड है, वो इजीली उसके स्टमक के अंदर चला जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि वो ब्लड ड्रॉ करने से पहले क्या करता है, सलाइवा आपके बॉडी के अंदर डालता है। सेकंड है, ये देखिए वेल्ट्स अपीयर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब मच्छर काटे तो आपकी बॉडी के ऊपर उभार से बन जाते हैं या रैशेस से बन जाते हैं रेड कलर के। तो ये कहता है कि जो आपकी बॉडी के ऊपर मच्छर काटने के बाद वेल्ट्स बनते हैं वो उसके काटने की वजह से नहीं होते, बल्कि उसने आपकी बॉडी के अंदर जो सलाइवा छोड़ा है ना, अपना थूक पहले आपकी बॉडी के अंदर डाला है, जो स्पिट किया है, उसके एलर्जिक रिएक्शन से होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि उसकी वजह से आपको कुछ इचिंग सेंसेशन, मतलब ख़ारिश वगैरह होती है और आपकी उसी जगह पे कुछ टाइम के लिए क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जो कि कुछ टाइम के लिए रहती है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे आपका टेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने एक्सप्लेन करना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स को मलेरिया को सामने रखते हुए। ठीक है, तो हमने आज के टॉपिक में जो 2 इसके प्रॉब्लम पढ़े थे, दोनों में से कोई सा एक प्रॉब्लम उठा लें और इसी को सामने रखते हुए उसके 5 जो स्टेप्स थे एक्सपेरिमेंट, तो वो कर लें। ठीक है, सेकंड है आपका वाई वेल्ट्स अपीयर ऑन द बॉडी आफ्टर मस्कीटो बाइट, और थर्ड आपने बताना है मलेरिया और डेंगू फीवर काज करने वाले एजेंट्स को। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल लर्न बायोलॉजी विद नाज को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।